हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल निर्मल मेडिकल क्लासेज। दोस्तों, आई होप आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीबीसी यानी कि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। दोस्तों, जो सीबीसी होती है ना, वो ऐसी जांच होती है जब भी हमारे शरीर में या बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर सीबीसी कराने के लिए बोलते हैं। इसको है ना रूटीन टेस्ट भी बोला जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट के द्वारा है ना बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, आपको इसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी इस लेक्चर में बताई जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि सीबीसी क्या होती है, और दोस्तों फिर देखेंगे कि जो ये सीबीसी टेस्ट होता है ना, वो कब कराना चाहिए। और दोस्तों, इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद में ना आपको सीबीसी टेस्ट के बारे में ना अच्छे से जान जाओगे। तो ओके दोस्तों, अब इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे रक्त में प्लाज्मा और सेल्स पाई जाती है। और दोस्तों, जो ये सेल्स होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। इनमें से फर्स्ट होती है रेड ब्लड सेल्स यानी कि दोस्तों आरबीसी। इनको लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जा सकता है। और दोस्तों, इनमें डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिकाएं भी पाई जाती है। और थर्ड है प्लेटलेट्स यानी कि दोस्तों प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। यानी कि दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सेल्स पाई जाती है। और इन्हीं की संख्या के आधार पे ना हमारे शरीर में होने वाली डिजीज़ या बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड या रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि जो ये सीबीसी रिपोर्ट होती है ना, उसमें हम किस किस की मात्रा को देखते हैं। तो दोस्तों, सीबीसी की रिपोर्ट में हम देखते समय उसमें आरबीसी काउंट करते हैं। यानी कि दोस्तों उसमें हम लाल रक्त कणिकाओं को काउंट करते हैं। और दोस्तों उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखते हैं। एंड उसमें हीमोटोक्रिट देखते हैं कि कितना है। और दोस्तों आरबीसी इंडिस देखते हैं। एंड डब्ल्यूसी सफ़ेद रुधिर कणिकाओं की संख्या को काउंट करते हैं। एंड दोस्तों डब्ल्यूबीसी का अंतर देखते हैं। और प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, यानी कि कितनी मात्रा है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट कौन सी सिचुएशन में करा सकते हैं। तो दोस्तों, सीबीसी रिपोर्ट थकान, वीकनेस या कमजोरी, फीवर, बुखार की सिचुएशन में, एंड बर्सिंग यानी कि दोस्तों चोट लग जाने पर, एंड वेट लॉस यानी कि वजन कम हो जाने की सिचुएशन में। दोस्तों, इन सभी केसेज में सीबीसी रिपोर्ट टेस्ट करवाई जा सकती है। दोस्तों, इन सभी केसेज के अलावा कुछ और भी केसेज में सीबीसी रिपोर्ट टेस्ट करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया यानी कि दोस्तों जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो ना, तब दोस्तों सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट केस है एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस यानी कि दोस्तों खून की कमी हो जाने पर, यानी कि दोस्तों या तो एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई अन्य वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हुई है ना, तो इस वजह सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों
नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसीथीमिया, यानी कि दोस्तों बॉडी में ब्लड सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाने की सिचुएशन में भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। और दोस्तों बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण को भी देखने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिजीज एज ल्यूकेमिया। दोस्तों इसका मतलब होता है कि ब्लड कैंसर, यानी कि दोस्तों ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए भी सीबीसी रिपोर्ट टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू ड्रग ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट। दोस्तों इसका सिंपल मतलब होता है कि जब रेडिएशन थेरेपी होती है ना, तो उसके पहले भी यह टेस्ट कराया जाता है। और दोस्तों सर्जरी या ऑपरेशन हो रहा हो ना, तब भी सीबीसी टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये इमेज है ना, यह ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की है। दोस्तों आपको अभी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा ही नहीं। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, देन आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों साथ में हम भी जानेंगे कि कौन सी कंडीशन सबसे क्रिटिकल होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है कि ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स पाई जाती है, और दोस्तों ये भी जान लिया है कि इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती है। इसमें फर्स्ट होती है आरबीसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म हमने पढ़ी है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। दोस्तों ये सेल्स ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है, यानी कि दोस्तों इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीसी हमारे बॉडी में अंगों से अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है, अंगों तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। दोस्तों इसकी थ्योरी की बात करें ना, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लीटर ब्लड में उपस्थित रेड ब्लड सेल्स की संख्या होती है ना, उसको कहते हैं। दोस्तों अगर इसकी वैल्यूज की बात करें ना, तो इन एडल्ट्स यानी कि दोस्तों वयस्कों में आरबीसी की संख्या 4.6 से 5.9 मिलियंस के अराउंड हो सकती है। और दोस्तों इन फीमेल्स यानी कि महिलाओं में इनकी संख्या अराउंड 4.2 मिलियन से 5.4 मिलियन तक हो सकती है। और दोस्तों नवजात शिशुओं में आरबीसी की संख्या 5.5 मिलियन से 6 मिलियन तक सेफ होती है। एंड दोस्तों लास्ट सिचुएशन है इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में आरबीसी की संख्या 4.6 मिलियन से 4.8 मिलियन तक सेफ होती है। यानी कि दोस्तों इन आरबीसी की संख्या बढ़ जाए ना, तो इसे पॉलीसीथीमिया कहा जाता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। और दोस्तों इसके बारे में यानी कि इसके बढ़ने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हाई एल्टीट्यूड्स। दोस्तों हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और दोस्तों कभी कभी एक्सरसाइज करने पर भी आरबीसी की संख्या बढ़ सकती है। और ऐसे लोगों जो कि लंबे समय से धूम्रपान
कर रहे हैं तो दोस्तों उनमें ये पॉलीसीथीमिया हो सकता है। एंड दोस्तों इनकी संख्या कम हो जाने पर इस सिचुएशन को एनीमिया कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ब्लड की कमी होने पर एनीमिया होता है। ये दोस्तों बॉडी में रक्त की कमी के कारण होता है। दोस्तों कभी कभी है ना जो ये CBC रिपोर्ट होती है ना, इसमें 4.6 की जगह पर 4.5 मिलियंस भी आ सकता है। तो इसमें दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये अधिकांश सिचुएशन में या केसेज में देखी जा सकती है। दोस्तों अब आगे हम हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि जो हमारे रक्त का लाल रंग होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। दोस्तों हमने हमारे स्कूलिंग टाइम पे पढ़ा था कि जो RBC होती है ना, इनका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल 120 डेज 120 दिनों का होता है। और दोस्तों जो प्लिया होता है ना, उसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर इसकी वैल्यूज की बात करें तो यह इन एडल्ट्स यानी कि वयस्कों में 13 से 18 ग्राम एंड फीमेल्स या महिलाओं में 12 से 16 ग्राम एंड नॉर्मली होनी चाहिए, जबकि नवजात शिशुओं में इसकी मात्रा 17 से 19 ग्राम और बच्चों में 14 से 17 ग्राम होनी चाहिए। दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि दोस्तों खून की कमी होने की सिचुएशन में एनीमिया रोग हो जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब आगे हीमेटोक्रिट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि जो ये हीमेटोक्रिट की रिपोर्ट होती है ना, इसमें कभी कभी SCT भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों हीमेटोक्रिट भी RBC की तरह ही होती है। अगर इसकी वैल्यूज की बात करें ना, तो ये मेल्स में 45% एंड फीमेल्स में 35% होती है। एंड दोस्तों नवजात शिशुओं में 65 एंड जबकि चिल्ड्रन बच्चे यानी कि बच्चों में 25% ही रह जाती है। दोस्तों इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी कि आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स इंडीज, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि हमारे रक्त में RBC की कमी या वृद्धि को मापने के लिए RBC की संख्या को काउंट किया जाता है और इसकी अधिकता को पॉलीसीथीमिया और इसकी कमी को एनीमिया कहा जाता है, जैसा कि हमने मैंने टाइम बार पीछे पढ़ा है, यानी कि बहुत टाइम बार। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12% से कम और हीमेटोक्रिट की मात्रा 37 से कम हो जाए ना, तो दोस्तों इस सिचुएशन को एनीमिया कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसको ऐसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति में खून की कमी हो गई है। दोस्तों हम आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने RBC के बारे में तो चर्चा कर ली है, अब WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रुधिर कणिकाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सब जानते होंगे कि जो ये WBC होती है ना, ये हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है। दोस्तों अब इसकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको है ना 5 प्रकार से समझ सकते हैं। इनमें फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड है लिम्फोसाइट्स एंड थर्ड है मोनोसाइट एंड फोर्थ इसिनोफिल एंड लास्ट या 5 बेसोफिल। दोस्तों इन सभी WBC के प्रकारों को अलग अलग वर्ग के आधार पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स टोटल डब्ल्यूबीसी यानी कि जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है ना, उसका 70% भाग तो न्यूट्रोफिल्स का होता है। एंड दोस्तों ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन या संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। एंड दोस्तों इसके बारे में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में कब बढ़ती है और कब घटती है। दोस्तों जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना, तो इनकी संख्या इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है। दोस्तों इस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। एंड दोस्तों कीमोथेरेपी के बाद भी इन वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज में भी इनकी संख्या कम हो जाती है। दोस्तों इस कंडीशन में इनकी संख्या कम होती है ना, तो इसको न्यूट्रोपिनिया कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं ना, तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होना तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। एंड जब न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होना तो उसे न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब आगे लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो यानी कि जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो ना, संक्रमण हुआ हो, तब तुरंत लिम्फोसाइट्स की संख्या इंक्रीज बढ़ जाती है। और दोस्तों इस कंडीशन में ना लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, मतलब कि जो संख्या बढ़ जाती है ना, इस सिचुएशन को लिम्फोसाइटस कहा जाता है। दोस्तों ये हेपेटाइटिस के संक्रमण के कारण भी होती है। दोस्तों अब नेक्स्ट है मोनोसाइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि जब एक्यूट इन्फेक्शन होना तो इस सिचुएशन में लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। और दोस्तों जब यदि इन्फेक्शन लंबे समय से हो रहा हो, जैसे कि टीबी के मरीज होते हैं ना, उनमें इन्फेक्शन काफ़ी समय से हो रहा होता है, तो इनमें मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। और दोस्तों इसको है ना मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मोनोसाइट्स के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों अब डब्ल्यूबीसी के चौथे टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है इसिनोफिल्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जब भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ना, यानी कि अस्थमा एंड एलर्जिक रिएक्शन यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया हो, तो इन सिचुएशन में एसिनोफिलिया हो सकता है। अब दोस्तों डब्ल्यूबीसी का लास्ट टाइप है बेसोफिल्स। ये नॉर्मली हमारे बोन मेरो से रिलेटेड होता है। एंड इसकी अधिकता की सिचुएशन में ल्यूकेमिया और लिम्फोमा हो सकता है। अब दोस्तों लास्ट है प्लेटलेट्स। ये नॉर्मली हमारे रक्त के थक्के में यानी कि रक्त के थक्के बनने में हेल्पर होती है। जब भी हमारी बॉडी में कट लग जाता है ना, तो वह ब्लड आने लग जाता है। बट दोस्तों थोड़े समय बाद में यह ब्लड रुक जाता है। आपको पता होगा कि ये ब्लड क्यों रुकता है। दोस्तों यह ब्लड हमारे बॉडी में रक्त के थक्के जमने के कारण होता है, और यह प्लेटलेट्स के कारण ही संभव होता है। अगर दोस्तों हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए ना, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त लगातार बहता रहेगा। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। दोस्तों इनकी संख्या नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख होती है। ये कुछ कंडीशन में बढ़ जाती है। तो दोस्तों
कुछ कंडीशन में कम भी हो जाती है। दोस्तों इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब जब सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट में ये लेवल्स हो तो ये बहुत ही क्रिटिकल्स यानी कि बहुत ही डेंजर हो सकते हैं। दोस्तों इस सिचुएशन में आपको इमिडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे परामर्श के आधार पर अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। दोस्तों यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 से कम और 20 से ज़्यादा होना तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। एंड दोस्तों यदि HCT यानी कि हीमेटोक्रिट की मात्रा 15 से कम और 60 से अधिक होना तो दोस्तों ये सिचुएशन भी बहुत ही क्रिटिकल होती है। एंड दोस्तों WBC की संख्या यदि 500 से कम 5000 से कम एंड 50,000 से ज़्यादा हो जाए तो ये भी बहुत क्रिटिकल होती है। एंड दोस्तों लास्ट क्रिटिकल सिचुएशन है यदि प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम और करीबन 10 लाख के समथिंग यानी कि ज़्यादा हो जाए तो ये सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल होती है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ना हमको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उनसे परामर्श सुझाव लेकर हमारा डेली चेकअप करवाना चाहिए ताकि हमारी ये संख्या मतलब कि प्लेटलेट्स WBC और हीपेटोक्रिट इनके लेवल्स नॉर्मल हो सके। दोस्तों CBC रिपोर्ट में SI यूनिट्स और कॉन्वर्जनल देखने को मिलता है बट आपको कॉन्वर्जनल याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों आई होप ये आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमने CBC टेस्ट के बारे में डिस्कस किया है और दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। दोस्तों इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर अवश्य करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्थी। टेक केयर दोस्तों।